नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपना घर। सरला जी बड़बड़ाए जा रही थी। जितनी तेजी से वे माथे पर हाथ फेर रही थी, उतनी ही तेजी से जबान भी चला रही थी। नहीं, अब एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। हद होती है किसी भी बात की। 2 टके के मालिक की भी इतनी हिम्मत कि हमसे मुंह जोरी करे। समझ क्या रखा है? अब हम लौट कर इस देहरी पर कभी नहीं आएंगे। सोमनाथ जी वहीं कुर्सी पर बैठे उनका बड़बड़ाना सुन रहे थे। आखिरकार वे बोले, एक तो समस्या जैसी कोई बात नहीं, उस पर तुम्हारा यह बर्ताव कैसे काम चलेगा? बोलो। कुल मिलाकर इतनी सी ही बात है ना कि माली ने तुम्हें गुलाब का फूल तोड़ने नहीं दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें इन सब के साथ समझौता करना चाहिए। सरला जी पति को एकटक निहार रही थी। मन उलझा हुआ था। जो बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती है, सोमनाथ जी के पास जाकर छोटी क्यों हो जाती है? गुस्से से उबलते हुए सरला जी बोली, एक गुलाब से क्या जाता है? याद है पटना में कितना बड़ा बागीचा था हम लोगों का। सुबह सैर से लौटकर गेंदे और चमेली के फूल चुनकर हम डोलची में सजा कर रख लिया करते थे। पर यह माली इस तरह अकड़ रहा है जैसे हमने कभी फूल ही नहीं देखे हो। बेचारा माली कोने में खड़ा गिड़गिड़ा रहा था। घर के दूसरे लोग भी डरे सहमे खड़े थे। अपनी तरफ से सभी ने मनाने की कोशिश की, किंतु सब व्यर्थ। सरला जी टस से मस नहीं हुई। जो कह दिया सो कह दिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, अब इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। समझ गए ना? यह सरला टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। घर वाले उनकी धमकियों के आदी थे। उनकी बातचीत का तरीका ही ऐसा है। बात बात पर कसम खा लेना, बिना बात के ही ताल ठोक देना आदि। पहले ये बातें उनके अपने घर में होती थी। अपना घर यानी सरकार द्वारा आवंटित बंगला। सरला जी गरजती बरसती और फिर सामान्य हो जाती। घर छोड़कर जाने की नौबत कभी नहीं आई। हर बात में दखल रखना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी। सो वे दूसरों को घर से निकल जाने को अक्सर कहती, पर स्वयं पर यह बात कभी लागू नहीं होने देती थी। आखिर वे घर की मालकिन जो थी। लेकिन आज परिस्थिति अलग थी। यह घर उनके बेटे अनिकेत का था, बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत सीनियर अभियंता। शहर में अत्यधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ टेरेस वाला फ्लैट। बेटे के अत्यधिक आज्ञाकारी होने के बावजूद सरला जी बेटे के घर को कभी अपना नहीं समझ पाई, क्योंकि सरला जी उन महिलाओं में से थी जो बेटे का विवाह होने के साथ ही उसे पराया समझने लगती है। अपनी हमउम्र औरतों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वे जब भी बेटे अनिकेत और बहू श्वेता से बात करती तो ताने या उलटवासी के रूप में, बात बात में दोहों और मुहावरों का प्रयोग, भले ही मूल रूप के बजाय अपभ्रंश के रूप में, सरला जी अवश्य करती थी। क्योंकि उनका मानना था कि अतिशय लाड प्यार जतलाने से बहू बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। विवाह से पहले अनिकेत उनकी आंखों का तारा था। उससे उनका पहला मनमुटाव तब हुआ जब उसने विजातीय श्वेता से विवाह करने की अनुमति मांगी थी। सोमनाथ जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। बेटी की खुशी को ध्यान में रखकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी थी। पत्नी को भी समझाया था, श्वेता सुंदर है, सुशिक्षित है और अच्छे खानदान से है। पर सरला जी अड़ी रही। इसके पीछे उन्हें अपने भोले भाले बेटे का दिमाग कम, MBA श्वेता की सोच अधिक नजर आई थी। बेटे के सीनियर अधिकारी होने के बावजूद उन्हें उसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर लड़की के बजाय मात्र इंटर पास साधारण सी लड़की की तलाश थी, जो हर वक्त उनकी सेवा में तत्पर रहे और घर की परंपरा को भी आगे कायम रखे। सोमनाथ जी उन्हें लाख समझाते रहे कि ब्याह अनिकेत को करना है। अगर उसने अपनी पसंद से श्वेता को चुना है तो हम क्यों बुरा माने। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को समझते भी हैं। सो वे अच्छी तरह से निभा लेंगे। पर सरला जी के मन में बेटे का
अपनी मन मर्जी से विवाह करने का कांटा हमेशा चुभता रहा। उन्हें ऐसा लगता जैसे श्वेता के साथ विवाह करके अनिकेत ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर, किसी तरह से निभ रही थी और अच्छी ही निभ रही थी। सोमनाथ जी सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता थे। हर 5 साल में उनका तबादला होता रहता था। इसी बहाने वे भी कई छोटे बड़े शहर घूमी थी। बड़े बड़े बंगलों का सुख भी खूब लूटा। नौकर चपरासी सलामी ठोकते। अनिकेत और श्वेता मुंबई में रहते थे। कभी कभार आना जाना हो पाता। जितने दिन रहते हंसते खिलखिलाते समय निकल जाता था। रिया और अभिषेक के जन्म के बाद तो जीवन में नए रंग भरने लगे थे। उनकी धमा चौकड़ियों और खिलखिलाहटों में दिन रात कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। देखते ही देखते सोमनाथ जी की रिटायरमेंट की उम्र भी आ पहुंची। कानपुर में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने पटना चलकर रहने का प्रस्ताव सरला जी के सामने रखा तो वे नाराज हो गई और कहने लगी, हम नहीं रहेंगे वहाँ की घिचपिच में। तो फिर इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते थे एक छोटा सा मकान बुढ़ापे के लिए बनवा लीजिए, पर आपने हमेशा मेरी बात को हवा में उछाल दिया। सोमनाथ जी मायूस हो गए थे। सरला, तुम तो जानती हो सरकारी नौकरी में कितना पैसा हाथ में मिलता है। घूस मैंने कभी ली नहीं। मुट्ठी भर तनख्वाह में क्या खाता क्या बचाता। बाबूजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। भाई बहनों के दायित्व निभाए। तब तक अनिकेत और अंकिता बड़े हो गए थे। एक ही समय में दोनों बच्चों को इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री दिलवाना आसान तो नहीं था। उसके बाद जो बचा वह शादियों में खर्च हो गया। यह अच्छी बात है कि दोनों बच्चे सुखी हैं और हमें क्या चाहिए। कहते कहते सोमनाथ जी भावुक हो उठे थे। आंखों की कोर भीग गई। स्वर आर्द्र हो उठा था। रिटायरमेंट के बाद रहने की समस्या जस की तस बनी रही। इस समस्या का निवारण कैसे होता? फिलहाल दौड़ भागकर सोमनाथ जी ने सरकारी बंगले में ही 4 महीने रहने की अनुमति हासिल कर ली। कुछ दिनों के लिए तो समस्या सुलझ गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रेंट पर बंगले में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। सो कानपुर में 2 कमरों का मकान उन्होंने किराए पर ले लिया था। जब भी मौका मिलता अनिकेत आकर मिल जाता। बहू श्वेता न आ पाती थी क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। पोती रिया ने इंटर पास करके MBBS में दाखिला ले लिया था। पोता अभिषेक 10वीं कक्षा में था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दादा दादी की भी उम्र हो गई थी। बुढ़ापे में कई तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। यह सोचकर इस बार जब अनिकेत और श्वेता कानपुर आए तो आग्रह सहित उन्हें अपने साथ रहने के लिए मुंबई ले गए थे। सरला जी ने इस बार भी ना नुक्कर तो बढ़ोतरी की थी, पर अनिकेत जिद पर अड़ गया था। बुढ़ापे में आप दोनों का अकेले रहना ठीक नहीं है और बार बार हमारा आना भी उतनी दूर से संभव नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग से होता है। सरला जी को मन मानकर हामी करनी पड़ी। अपनी गृहस्थी 3-5 कर यहाँ आ तो गई थी, पर बेटे बहू की गृहस्थी में तारतम्य बैठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए। बेटा बहू उनकी सुविधा का हर ध्यान रखते थे। उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देते थे। फिर भी जब मौका मिलता सरला जी सोमनाथ जी को उलाहना देने से बाज नहीं आती थी। अपना मकान होता तो बहू बेटे के साथ रहने की समस्या तो नहीं आती। अपनी सुविधा से घर बनवाते और रहते। यहाँ पड़े हैं दूसरों की गृहस्थी में। दूसरों की गृहस्थी में नहीं, अपने बहू बेटे के साथ रह रहे हैं सरला। सोमनाथ जी हंस कर कहते, आप नहीं समझोगे। सरला जी टेढ़ा सा मुंह पिचकाकर उठ खड़ी होती। उन्हें बात बात में हस्तक्षेप करने की आदत थी। मसलन पोती रिया स्कूटर चलाकर कॉलेज अकेले क्यों जाती है? शाम ढलते ही घर क्यों नहीं लौट आती? देर रात तक लड़के लड़कियों के साथ बैठकर कंप्यूटर पर काम क्यों करती है? लड़कियों के साथ तो फिर भी ठीक है, लड़कों के साथ क्यों बैठी रहती है? उन्होंने कहीं सुना था कि कंप्यूटर अच्छी चीज़ नहीं है। वे पोता अभिषेक को उनके बीच जाकर बैठने के लिए कहती कि कम से कम पता तो चले कि वहाँ हो क्या रहा है। तो अभिषेक बिदक जाता। उधर रिया को भी बुरा लगता। ऐसा लगता जैसे दादी उसके ऊपर पहरा बिठा रही हो।
इतना ही नहीं, वह जीन्स टॉप क्यों पहनती है, साड़ी क्यों नहीं पहनती, रसोई में काम क्यों नहीं करती आदि। धीरे धीरे पोती रिया ने उनसे बात करना कम कर दिया था। वह उनसे दूर ही छिटकी रहती। वे कुछ कहती तो उनकी बातें एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती। पोती के बाद उनका विरोध अपनी बहू से भी था। उसे सीधे सीधे टोकने के बजाय सोमनाथ जी से कहती, बहुत सिर चढ़ा रखा है आपने बहू श्वेता को। मुझे तो डर है कहीं उसकी वजह से इन दोनों की नाक ना कट जाए। सोमनाथ जी चुपचाप पीतल के शोपीस चमकाते रहते। सरला जी का भाषण निरंतर जारी रहता। बहू खुद भी तो सारा दिन घर से बाहर रहती है, तभी तो ना घर संभल पा रहा है ना बच्चे। कहीं नौकरों के भरोसे भी गृहस्थी चलती है। ज़रूरत क्या है नौकरी करने की, अनिकेत अच्छा कमाता ही है। सोमनाथ जी उन्हें समझाते हुए कहते, अब इस उम्र में बहू मनकों की माला तो फेरने से रही। पढ़ी लिखी है, अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का अवसर मिलता है तो क्यों ना करे। अच्छा पैसा कमाती है तो अनिकेत को भी सहारा मिलता है। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। इधर सोमनाथ जी ने अपने आप को सबके अनुसार ढाल लिया था। मज़े से पोता पोती के साथ बैठकर कार्टून फिल्में देखते, उनके लिए पिज़्ज़ा तैयार कर देते, बच्चों के साथ बैठकर पॉप म्यूज़िक सुनते। पास पड़ोस के लोगों से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी मन करता उनके साथ ताश या शतरंज की बाजी खेल लेते थे। बहू के साथ भी उनकी खूब पटती थी। सोमनाथ जी के आने से वह भी पूरी तरह निश्चिंत हो गई थी। अभिषेक को नियमित रूप से भौतिकी और रसायन शास्त्र सोमनाथ जी ही पढ़ाते थे। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उन्होंने ही तैयार करवाई थी। बच्चों को छोड़कर श्वेता अनिकेत के साथ एकाध दिन दौरे पर भी चली जाती थी। सोमनाथ जी को तो कोई असुविधा नहीं होती थी, पर सरला जी जन भून जाती थी। झल्ला कर कहती, बहू को आपने बहुत छूट दे रखी है। सोमनाथ जी चुप रहते तो वे और भी ज़्यादा चिढ़ जाती। अपने दिन याद है, अम्मा जब गांव से आती थी तो हम दोनों का घूमना फिरना तो दूर, साड़ी का पल्ला भी जरा सा सिर से सरकता तो वे रूठ जाती थी। इस पर सोमनाथ जी कहते हैं, अपने दिन नहीं भूला हूँ, तभी तो बेटे बहू का मन समझता हूँ। क्या समझते हो? यही कि अभी इनके घूमने फिरने के दिन हैं, घूम ले। और फिर बहू हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके तो जाती है, फिर परेशानी क्या है? परेशानी तुम्हें नहीं मुझे है। बुढ़ापे में घर संभालना पड़ता है। ज़रा सोचो, बहू तुम्हारे पर विश्वास करती है, इसलिए तो तुम्हारे भरोसे घर छोड़ कर जाती है। इस पर सरला जी को कोई जवाब नहीं सूझता था। उन्हें लगता पति समेत सभी घर वाले उनके खिलाफ हैं। दरअसल सरला जी दिल की इतनी बुरी नहीं थी, बस अपने वर्चस्व को हमेशा बरकरार रखने की, अपना महत्व जतलाने की आदत से मजबूर थी। उनकी मर्जी से बिना घर का पत्ता तक नहीं हिलता था। यहाँ तक कि सोमनाथ जी ने भी कभी उनसे किसी बात को लेकर तर्क नहीं किया था। बेटे के यहाँ आकर उन्होंने देखा सभी अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं, तो उन्हें थोड़ी सी असावधानी हुई। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे अब एक अस्तित्व विहीन सा जीवन जी रही हो। कुछ दिनों से एक और बात ने उन्हें परेशान कर रखा था। पोती रिया को आजकल मार्शल आर्ट सीखने की धुन सवार हो गई थी। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो वह उग्र स्वर में बोली, दादी, आज के ज़माने में अपनी सुरक्षा के लिए ये सब जरूरी है, सभी सीख रहे हैं। पोती की ढिठाई देखकर सरला जी सातवें आसमान से सीधी धरातल पर आ गिरी। उससे भी अधिक गुस्सा आया अपने बहू बेटे पर, जो मूक दर्शक बने सारा तमाशा देख रहे थे। बेटी को एक बार टोका तक नहीं, और अब इस माली की गुलाब का फूल ना तोड़ने की हिदायत ने आग में घी डालने जैसा काम किया था। एक बात का गुस्सा हमेशा दूसरी बात पर ही उतरता है, इसलिए उन्होंने घर छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी। माँ, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए। सरला जी मुंह फुलाकर बोली, इन्हें क्या मंगाना होगा? इनके लिए पान का जुगाड़ तो माली, नौकर, यहाँ तक कि ड्राइवर भी कर देते हैं। हमें ही साबुन, क्रीम और तेल मंगाना था।
पर कहे किससे। अनिकेत भी आजकल ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। पिछले महीने जब आया तो सब ले करके दिया था। जिस ब्रांड की क्रीम पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वही ला देता है। बहू श्वेता ने कहा, माँ, हम आपकी नापसंद का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ खास चाहिए तो बता क्यों नहीं देती। अनिकेत से कहने की क्या ज़रूरत है। बहू की आवाज़ में नाराज़गी का पुट था। पैर पटकती वह घर से बाहर निकली तो सोमनाथ जी का सारा आक्रोश, सारी झल्लाहट पत्नी पर उतरी। सुन लिया जवाब, मिल गई संतुष्टि। कितनी बार कहा है, जहाँ रहो वहीं के बन कर रहो। पिछली बार जब अंकिता के पास दिल्ली गई थी तब भी कम तमाशे नहीं किए थे तुमने। बेचारी अंकिता तुम्हारे और जमाई बाबू के बीच धुन की तरह पिस कर रह गई थी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा कांड जरूर करती हो कि वातावरण में सड़ी मच्छी सी गंध आने लगती है। बचता तो सरला जी खुद भी रही थी। सोच रही थी बहू के साथ बाजार जाकर कुछ खरीद लाएगी। अगले हफ्ते लखनऊ में उनके भतीजे का ब्याह है। कुछ ब्लाउज सिलवाने थे। जाती तो बिंदी, चूड़ियाँ और पर्स भी ले आती। बहू बाजार घुमाने की शौकीन है, हमेशा उन्हें साथ ले जाती है। वापसी में गंगू चाट वाले के गोलगप्पे और चाट पापड़ी भी जरूर खिलाती है। सोमनाथ जी को तो कोई ऐसा शौक है नहीं, लेकिन अब तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि उन्होंने बहू का मूड उखाड़ दिया था। ना जाने किस घड़ी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और घर छोड़ने की बात कह दी। सबसे बड़ी बात, इस घर से निकलकर जाएगी कहाँ। कानपुर तो कब का छोड़ चुकी है। आज तक गांव में 2 हफ्ते से ज़्यादा कभी नहीं रही। फिर पूरा जीवन कैसे काटेगी, वह भी इस बुढ़ापे में जब शरीर भी साथ नहीं देता है। शुरू से ही नौकरों से काम करवाने की आदी रही है। बेटे बहू के घर आकर तो और भी हड्डियों में जंग लग गया है। सभी चुपचाप थे। श्वेता रसोई में बाई के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी और पोती रिया, जिसकी वजह से यह सारा झमेला हुआ, मज़े से लैपटॉप पर काम कर रही थी। सरला जी पति की तरफ मुखातिब हुई और अपने गुस्से को जब्ज करके बोली, चलो तुम भी सामान बांध लो। किस लिए? सोमनाथ जी सहज भाव से बोले। उनकी नज़रें अखबार की सुर्खियों पर अटकी थी। सरला जी ने कहा, हम आज शाम की गाड़ी से ही चले जाएंगे। सोमनाथ जी ने पेपर मोड़कर एक तरफ रख दिया और बोली, तुम जा रही हो, मैं थोड़े ही जा रहा हूँ। मतलब आप नहीं जाओगे? नहीं, एकदम साफ और 2 टूक स्वर में सोमनाथ जी ने कहा तो सरला जी बुरी तरह चौंक गई। उन्हें अपने पति से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मन ही मन उनका आत्मबल गिरने लगा। गांव जाकर बंद घर को खोलना, साफ सफाई करना, चूल्हा सुलगाना, राशन भरना उन्हें चांद पर जाने और एवरेस्ट पर चढ़ने से अधिक कठिन और जोखिम भरा लग रहा था। पर क्या करती, बात तो मुंह से फिसल ही गई थी। पति के हृदय परिवर्तन का उन्हें जरा भी आभास होता तो यो क्षणिक आवेश में घर छोड़ने का निर्णय कभी ना लेती। हिम्मत करके सरला जी उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बैग में रख दिए। ड्राइवर को गाड़ी लाने का हुक्म दे दिया। कार स्टार्ट होने वाली थी कि रिया बाहर निकल आई। ड्राइवर से उतरने को कहकर वह स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और सधे हाथों से स्टीयरिंग थामकर कार स्टार्ट कर दी। सरला जी एक बार फिर जल भुन गई। औरतों का ड्राइविंग करना उन्हें कदापि पसंद नहीं था। बेटा या पोता कार ड्राइव करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। वे यह मानकर चलती थी कि लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, यही उन्हें शोभा देता है। इसी उधेड़ बुन में रास्ता कट गया। कार स्टेशन पर आकर रुकी तो सरला जी उतर गई। तुरंत फुरत अपना बैग उठाया और सड़क पार करने लगी। उतावलेपन में पोती को साथ लेने का धैर्य भी उनमें नहीं रहा। तभी अचानक एक कार पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और वे एकदम से दूर जा गिरी। फिर उन्हीं हाथों ने सरला जी को सहारा देकर कार में बिठाया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु उनसे ठीक सूत भर के फासले से छूकर निकल गई हो। यह सब कुछ 2 पल में ही हो गया था। उनका हाथ थामकर खड़ा करके
और कार में बिठाने वाले हाथ पोती रिया के थे। नीम बेहोशी की हालत से उभरी तो देखा वे हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। सोमनाथ जी उनके सिरहाने बैठे थे। बेटा अनिकेत और बहू श्वेता डॉक्टरों से विचार विमर्श कर रहे थे और पोती रिया दरोगा को रिपोर्ट लिखवा रही थी। इस सिरफिरे बिगड़ैल लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइएगा। कुछ दिन हवालात में रहेगा तो एहसास होगा कि कार सड़क पर चलाने के लिए होती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर मेरी दादी को कुछ हो जाता तो। सरला जी के पैरों में मोच आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिल गई थी। उनके घर पहुंचने से पहले ही बहू और बेटे ने उनकी सुविधा अनुसार कमरे की व्यवस्था कर दी थी। बहू बेटे ने अपना बेडरूम उन्हें दे दिया था, क्योंकि बाथरूम बेडरूम से जुड़ा था। वे दोनों किनारे वाले बेडरूम में शिफ्ट हो गए थे। सिराहने रखे स्टूल पर बिस्कुट का डब्बा, इलेक्ट्रिक केटल, मिल्क पाउडर और टी बैग्स रख दिए गए थे। चाय की शौकीन सरला जी अब जब चाहे चाय बना सकती थी। उन्हें ज़्यादा हिलने डुलने की भी ज़रूरत नहीं थी। पलंग के नीचे अनिकेत ने बेड स्विच लगवा दिया था। वे जैसे ही स्विच दबाती, कोई ना कोई उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता। अगले दिन तक बेटी अंकिता और जमाई बाबू भी आ पहुँचे थे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके आने से अनिकेत और श्वेता को भी काफ़ी राहत मिल गई थी। कुछ समय के लिए दोनों दफ्तर हो आते थे। अंकिता माँ के पास बैठी तो रिया अस्पताल हो आती थी। इन दिनों उसकी इंटर्नशिप चल रही थी। अस्पताल जाना उसके लिए निहायत ज़रूरी था। शाम को सभी उनके कमरे में एकत्रित होते। कभी ताश, कभी किस्से कहानियों के दौर चलते तो घंटों का समय मिनटों में बदल जाता था। सरला जी मंद मंद मुस्कुराती अपनी हरी भरी बगिया का आनंद उठाती थी। सरला जी एक दिन चाय पीकर लेटी तो उनका ध्यान सामने खिड़की पर बैठे पक्षी की तरफ चला गया। खिड़की के जाली के किवाड़ बंद थे, जबकि शीशे के खुले थे। मुश्किल से 5 इंच की जगह रही होगी जिस पर वह पक्षी बड़े आराम से बैठा था। तभी अंकिता और श्वेता कमरे में आकर बोली, माँ, इस पक्षी को यहाँ से उड़ाना होगा। यहाँ बैठा रहा तो गंदगी फैलाएगा। सरला जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, ना ना, इसे उड़ाने की कोशिश कभी भी मत करो। अभी तो चैत का महीना आने वाला है। पक्षी जगह ढूंढकर घोंसला बनाते हैं। उनकी बात सच निकली। देखा, एक दूसरा पक्षी ना जाने कहाँ से तिनके, घास वगैरह लाकर इकट्ठा करने लगा। वह नर व मादा का जोड़ा था। मादा पक्षी गर्भवती थी। नर ही उसके लिए दाना लाता था और चोंच से उसे खिलाता था। सरला जी मंत्र मुग्ध होकर उन्हें देखती। पक्षियों को नीड़ बनाते देख उन्हें अपनी गृहस्थी जोड़ना याद आ जाता। उन्होंने भी अपनी गृहस्थी इसी तरह बनाई थी। सोमनाथ जी कमा कर लाते। वे बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को खर्च करती। 2 देवर, 2 नंदे व्याही। मायके से जो भी मिला वह नंदों के ब्याह में चढ़ गया। लोहे की 2 बड़े संदूकों को लेकर अपनी नीड़ का निर्माण किया। बच्चे पढ़ाए, उनके ब्याह करवाए। जन्मदिन, मुंडन, क्या क्या नहीं निभाया। खैर, अब तो सब निपट गया। बच्चे अपने अपने घर में सुख से रह रहे हैं। उन्हें भी मान सम्मान देते हैं। हाँ, एक कसक जरूर रह गई अपने मकान की, वह नहीं बन पाया। बड़ा चाव था उन्हें अपने मकान का। मनपसंद रसोई, बड़ा सा लॉन, पीछे आंगन, तुलसी चौरा, सूरज की धूप की रोशनी, खिड़की से छन कर आती चांदनी और खिड़की के नीचे बनी क्यारी व उस क्यारी में लगी मधुमालती की बेल। सरला जी बैठे बैठे बोर होती। करने को तो कुछ था नहीं। एक दिन उन्होंने चिड़िया की आवाज़ देर तक सुनी। वह एक ही जगह बैठी रही। पोता अभिषेक उसके कमरे में आया तो अति उत्साहित, अति उत्तेजित स्वर में बोला, दादी, चिड़िया ने घोंसले में अंडा दिया है, इसे छूना मत। चिड़िया अंडे को तब तक सहेजती रहेगी जब तक उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। अभिषेक पीछे हट गया था। उन्हें इस परिवार से लगाव सा हो गया था, जैसे माँ अपने बच्चे के प्रति हर समय आशंकित सी रहती है कि कहीं उसके बच्चे को चोट ना लग जाए।
वैसे ही उन्हें भी हर पल लगता कि इन चिड़ियों के उठने बैठने से या अंडा मात्र 5 इंच की जगह से नीचे ना गिर जाए। एक दिन उस अंडे से एक बच्चा बाहर आया। सिर्फ उसकी चोंच, आंखें और पंजे दिखाई दे रहे थे। अब नर पक्षी का काम और बढ़ गया था। वह उड़ता हुआ जाता और दाना ले आता। मादा चिड़िया एक एक दाना कर अपने बच्चे को खिलाती जाती। सरला जी ने पोते अभिषेक से कहकर उन चिड़ियों के लिए वही खिड़की पर 2 सकोरों में दाने और पानी की व्यवस्था करा दी थी। अब पक्षी का काम थोड़ा आसान हो गया था। सरला जी अनजाने ही उस पक्षी के जोड़े की तुलना खुद से करने लगी। ये पक्षी भी हम इंसानों की तरह ही अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। फ़र्क यह है कि हमारे सपने हमारे बच्चों के जन्म के साथ ही पंख पसारने लगते हैं। हमारी अपेक्षाएं और उम्मीदें भी हमारे स्वार्थी मन में छिपी रहती हैं। इंसान का बच्चा जब पहला शब्द मुंह से निकालता है तो हर रिश्ता या उम्मीद करता है कि उस प्रथम उच्चारण में वह हो। जैसे माँ चाहती है बच्चा माँ बोले, पापा चाहते हैं बच्चा पापा बोले, बुआ चाहती है बुआ और दादाजी चाहते हैं कि उनके कुलदीपक की ज़बान पर सबसे पहले दादा शब्द ही आए। हम उसके हर कदम में अपना बचपन ढूंढते हैं, अपनी पसंद के स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं। यह हमारा प्रेम ही तो है, पर कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ भी है। उसका भविष्य बनाने के लिए किसी अच्छे व्यावसायिक संस्थान में उसे पढ़ाते हैं। उसकी तरक्की से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हम अपनी मर्जी से उसका विवाह करवाना चाहते हैं। यदि बच्चे अपना जीवन साथी स्वयं चुनते हैं तो हमारा उनसे मनमुटाव शुरू हो जाता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को बट्टा जो लग जाता है, हमारी संवेदनाओं को ठेस पहुंचती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हमारी अपेक्षाएं वही रहती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारे उत्तरदायित्व पूरी करे। हमारे प्रेम, हमारी कर्तव्यपरायणता के मूल में कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ निहित है। कुछ दिन बाद उस बच्चे के छोटे पंख दिखाई देने लगे। फिर पंख थोड़े और बड़े हुए। अब उसने स्वयं दाना चुगना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन उस पक्षी के माता पिता उसे साथ लेकर उड़ने लगे। तीनों पक्षी छोटा सा चक्कर लगाते और फिर लौट आते वापस अपने नीड़ में। धीरे धीरे सरला जी की तबीयत में सुधार होने लगी। अब वे घर में चल फिर लेती थी, अपना काम भी स्वयं कर लेती थी। सोमनाथ जी को नाश्ता भी वे अब स्वयं ही बना कर देती थी। घर के कामों में बहू श्वेता की सहायता भी कर देती थी। अब यह घर उन्हें अपना सा लगने लगा था। एक दिन रिया उन्हें अस्पताल ले गई। मोच तो ठीक हो गई थी सरला जी की। डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी करवाने के लिए कहा था, सो प्रतिदिन पोती रिया ही उन्हें अस्पताल ले जाती। वापसी में अनिकेत अपनी गाड़ी भिजवा देता था। अब ये सब सरला जी को भला लगता था। एक दिन उन्होंने देखा चिड़िया उड़ गई थी। वह जगह खाली थी। अब वह नीड़ नहीं, मात्र तिनकों का ढेर था, क्योंकि नीड़ तो तब तक था जब उसमें रहने वाले पक्षी थे। मन में अनेक सवाल उठने लगे। क्या वह चिड़िया का बच्चा हमेशा अपने माता पिता के साथ रहेगा? क्या वह बड़ा होकर अपने माता पिता के लिए दाना लाएगा, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा? इसी बीच सरला जी के मस्तिष्क में एक ऋषि और राजा संवाद की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई थी। ऋषि ने राजा से कहा था, हे राजा, हम मनुष्य अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, परंतु योग माया द्वारा भ्रमित होने के कारण उन बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं। पक्षी भी अपने बच्चों को पालते हैं, पर वे कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि वे बुद्धिजीवी नहीं हैं और ना ही माया से बंधे हैं। सरला जी ने खिड़की खोलकर वहाँ सफाई की और घोंसला हटा दिया। धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी। उन्होंने खिड़की बंद कर दी। कुछ दिन बाद चिड़िया का एक और जोड़ा फिर वहाँ आ गया।
अपना नीड़ बनाने के लिए। वे मन ही मन सुकून महसूस कर रही थी। अब फिर घोंसला बनेगा, चिड़िया अंडे देगी, उन्हें सेना शुरू करेगी। अंडे में से चूजा निकलेगा, फिर पर निकलेंगे और फिर चिड़िया उड़ जाएगा और पक्षी का जोड़ा टुकुर टुकुर उस नीड़ को निहारता रह जाएगा उदास मन से। ठंड बढ़ने के साथ साथ मोच वाले स्थान पर हल्की सी टीस एक बार फिर से उभरने लगी थी। परिवार में उनकी हालत सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। सोमनाथ जी आयुर्वेद के तेल से उनके टखनों की मालिश कर रहे थे। रिया ने एक अन्य डॉक्टर से उनके लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। सरला जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो वह उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, दादी, टांग का दर्द ठीक होगा तभी तो आप गांव जाएंगी ना। परिवार के सभी सदस्य यह सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगे थे। नौकर गर्म पानी की थैली दे गया तो सरला जी पलंग पर लेटकर सोचने लगी। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, घर चार दीवारी से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। घोंसला अवश्य उनका अस्थायी रहा, पर वे तो भरी पूरी हैं। बेटा बहू पोते पोती से खुश संतप्त भाव से एक नज़र उन्होंने सोमनाथ जी की दुर्बल काया पर डाली, फिर दुलार से हाथ फेरती हुई बुदबुदाई, उनका जीवन साथी तो उनके साथ ही है, उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। अब उन्हें किसी नीड़ की चाह नहीं, जहाँ है सुख से है, संतुष्ट और संतप्त। उन्होंने काम वाली बाई से कहकर बक्से में से सामान निकलवाया और अलमारी में रखवा दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।